स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा ये उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति का ये आज का क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आप अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको पहले देखें और फिर आके ये तीसरे भाग को आप वॉच करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि ढाई घाट मेला कहाँ लगता है। 4 ऑप्शन है, काशी, मथुरा, शाहजहाँपुर या भरतपुर। तो इन 4 ऑप्शनों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा शाहजहाँपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शाहजहाँपुर हो जाएगा। तो ढाई घाट मेला ये शाहजहाँपुर में लगता है, बहुत ही फेमस मेला है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, थोड़ी अगर बात कर लेते हैं शाहजहाँपुर में अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का रोजा क्या है, ताप विद्युत केंद्र है, विद्युत केंद्र है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि रोजा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया। बाकी अगर बात करते हैं शाहजहाँपुर से लेकर, तो हमने पढ़ रखा है कि जो HRA, ठीक है, क्या है आपका HRA आपका जो संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, इसका अगर देखा जाए तो इसने क्या किया था, इसका जो पहला कार्य था वो था आपका कौन सा, तो काकोरी कांड था। पहला काम क्या था? काकोरी कांड था। ठीक है, कौन सा था? काकोरी कांड था। तो ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो उसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, उसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, रोशन सिंह हैं और आपके जो अन्य राजेंद्र लाहिड़ी हैं, ये सब कहाँ के थे? तो शाहजहाँपुर के थे। तो शाहजहाँपुर के ही कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो जो आपके रोशन सिंह, ठीक है। तो ये सभी लोग कहाँ के थे? वो शाहजहाँपुर के ही थे। ठीक है, जो काकोरी कांड से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? ठुमरी, गजल, दादरा या कव्वाली। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? कव्वाली। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कव्वाली हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जौनपुर को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, उसको आपको ध्यान रखिएगा। जौनपुर को हम लोग सिराज हिंद, या इसे हम लोग पूर्व का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ठीक है, जौनपुर में हमने देखा कि यहीं पे क्या आपका अटाला मस्जिद है, जिसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। कब? तो ये इसका निर्माण हुआ था कब? तो 1408 में हो रहा है। ठीक है, और अटाला मस्जिद ये आप देखेंगे तो ये किसने बनवाया? तो इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, जौनपुर किस नदी के किनारे है अगर पूछा जाता है तो ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। बाकी जौनपुर में देखेंगे तो लाल दरवाज़ा, शाही पुल और शाही किला यहीं पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये बात हमें पता है कि जौनपुर की जो स्थापना जो होती है वो जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई जाती है। तो जौनपुर के जो सुल्तान हुसैन सरकी हैं, इन्होंने बड़ा ख्याल, ठीक है, का विकास किया था कव्वाली के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है तीसरा। सुलिमित कीजिए विवरण को। तो एक तरफ आपका एक सूची, दूसरा वर्ष है। तो पहला है भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। और नीचे आपका कोड दिया है, इनमें से आपको मिलान करना है। कभी कभी क्या होता है, इनको जब हम लोग मिलान करते हैं तो अगर इसमें से एक आपको आता होगा तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे हमें पता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी का मुख्यालय तो लखनऊ में, लेकिन जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है?
75 में होती है। तो इनमें देखो डी का 4 कहीं है, तो इसका डी का 4 आपको मिल जाएगा पहले और चौथे में मिल जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा और तीसरा कट जाएगा, यानी कि पहला और चौथे में से कोई एक होगा। फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। तो सी का तीसरा किसमें हो जाएगा, तो सी का तीसरा आपका पहले में है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो बाकी सब मतलब सुलेमित ही हैं एक दूसरे के, तो इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा, अच्छा इन सब की बात करेंगे तो इन सभी का मुख्यालय, इन सभी का जो मुख्यालय है, इन चारों का मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक कला संग्रहालय कहाँ है, 4 ऑप्शन है, लखनऊ में, आगरा में, गोरखपुर में या कन्नौज में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपसे कौन सा, तो लखनऊ। कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है कब, 1989 में। कब हुआ, 1989 में हुआ था लोक कला संग्रहालय, 1989 में। एक सवाल आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा कि मतलब यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो यूपी का अगर आता है कि सबसे पुराना संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय की बात करता है तो वो है लखनऊ संग्रहालय या लखनऊ म्यूजियम। ठीक है, लखनऊ संग्रहालय। तो ये यूपी का क्या सबसे पुराना संग्रहालय में काउंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कुछ सवाल अगर और भी अगर इनसे बनाया जाए तो आपसे सवाल बन सकते हैं, जैसे कि ये कन्नौज की अगर बात करते हैं तो देखिए कन्नौज में एक सवाल आपसे ये बनता है कि जो राम गंगा नदी जो है, राम गंगा नदी गंगा में इसी जिले में मिलती है या विलय होती है, विलय होती है। ठीक है, उसके अलावा कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज की अगर बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन की क्या है, ये दूसरी राजधानी थी। पहली तो थानेश्वर थी, दूसरी राजधानी, ठीक है, राजधानी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कन्नौज में एक सवाल बनता है, इसे हम लोग पूर्व का ग्रास भी कहते हैं, पूर्व का क्या बोलते हैं, ग्रास भी कहते हैं। बाकी खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, तो ये सारा डाटा हम लोग कहते ही कहते हैं, लेकिन इसे पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी डाटा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका है कि नक कटैया मेला कहाँ लगता है, बनारस में, अयोध्या में, सीतापुर में या इलाहाबाद में। तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, वाराणसी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि इस मेले की शुरुआत जो होती है वो 1887 से क्या होती है, शुरुआत होती है। 1887 से क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस मेले का जो अंत होता है वो कब होगा, तो जो रावण की जो बहन है, रावण की बहन सुपर्णखा के नाक कटने के बाद मेले का क्या होता है, अंत होता है, मेले का क्या होता है, अंत होता है। ठीक है, तो बनारस में ये लगता है मेला कौन सा, नक कटैया मेला लगता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगर जो इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक लगता है माघ मेला। कौन सा लगता है, माघ मेला। तो माघ मेला वही माघ के महीने में लगता है। ठीक है, ये लगता है। बाकी यहाँ पे कुंभ मेला तो लगता ही लगता है। ठीक है, कुंभ मेला तो 2025 में यहाँ पे कुंभ मेला लगने वाला है। कहाँ पे, प्रयागराज में लगना है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो सीतापुर है, इससे तो कई बार सवाल आपसे बनता है, सीतापुर से लेकर
इससे दो सवाल बनते हैं। एक तो आपका बनेगा किससे, तो मिश्रिक से लेके बनता है, तो मिश्रिक में ही तो आपको मिलेगा दधीची आश्रम आपको मिल जाएगा, और एक मिलेगा नैमिषारण्य, ठीक है। तो नैमिषारण्य की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, क्या बोलते हैं, तपोभूमि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हम लोग नैमिषारण्य को क्या बोलते हैं, 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं, 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, 30,000 तीर्थों का स्थान भी बोलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर ध्यान रखते हैं तो नैमिष क्या है, एक ऋषि है और अरण्य मतलब जंगल होता है, तो ये ऋषि जिस जंगल में रहते तो उसे ही नैमिषारण्य बोला गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित होता है, बहराइच में, बाराबंकी में, अयोध्या में या वाराणसी में। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बाराबंकी में हो जाता है, ठीक है। तो बाराबंकी में जो जो जिनका नाम है हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, बाराबंकी में। और बाराबंकी से ध्यान रखेंगे कि बाराबंकी में अगर बात की जाए, देखा जाए तो यहाँ पर अफीम की खेती होती है, ठीक है, अफीम की खेती होती है, जबकि अफीम की फैक्ट्री हमारे यूपी में गाजीपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है, गाजीपुर में स्थापित किया है। तो ये बाराबंकी, ध्यान रखना कि बाराबंकी में एक जगह पड़ता कौन सा, देवा शरीफ, और देवा शरीफ में किसकी मज़ार है, तो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, ठीक है। और बाकी अफीम की खेती बाराबंकी में की जाती है, ठीक है। बाकी और अन्य की अगर देखा जाए और बात किया जाए तो यहाँ पर देखा था आपने कि अयोध्या जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन, ये इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है, ये कर दिया गया था, ठीक है। तो बनारस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बनारस से कई डाटा आपको ध्यान रखना है कि बनारस में हमने पढ़ा कि यहीं पर 84 घाट स्थित हैं, 84 घाट, ठीक है, कहाँ पे, दो गंगा तट पर स्थित है, ठीक है। जिनमें से कुछ प्रमुख घाट आपसे ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें से आपको मिलेगा कौन सा, तो 80 घाट जहाँ पर तुलसीदास का निधन हुआ। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा नमो घाट, क्या मिलेगा, नमो घाट। तो नमो घाट का अपना एक क्या है, पूरा नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी घाट, ठीक है। इसके अलावा में आपको मिलेगा मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट। इसके अलावा मिलेगा हरीशचंद्र घाट, ठीक है। तो ये सारे घाट आपको कहाँ मिल जाएंगे, बनारस में मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश चलचित्र, यानी कि चलचित्र मतलब हो गया सिनेमा, ठीक है, निगम की स्थापना कब की गई थी, 1960 में, 1965 में, 1975 में या 1925 में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका वो है 1975, ठीक है। कब है, 1975, ठीक है। और 1975 में भी एक और संस्थान की स्थापना होती है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था तो भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब होती है, तो 1975 में होती है, 1975 में होती है, कहाँ पर, तो लखनऊ में, कहाँ पर होती है, तो लखनऊ में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कन्नौज में, प्रयागराज में, आगरा में या बनारस में, ठीक है। तो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो मनाया जाता है या फिर ये प्रतियोगिता एक प्रकार की होती है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ, प्रयागराज में। तो
तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये कहाँ पे, किस नदी पे होता है, तो ये गंगा नदी में क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक है, गंगा नदी में क्या होता है, ये आयोजित होता है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। ठीक है, अब देखो प्रयागराज को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं। इसे हम लोग प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहते हैं, प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, तो प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं, ईश्वर का क्या बोलते हैं, निवास स्थान कहते हैं, निवास स्थान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रयागराज को हम लोग अमरूद नगरी तो कहते ही कहते हैं, अमरूद नगरी कहते हैं। ठीक है, और प्रयागराज में देखेंगे तो प्रयागराज में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला है, जवाहर नक्षत्रशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर आपको आनंद भवन है और साथ में क्या, स्वराज भवन है। ठीक है, कहाँ है, स्वराज भवन भी यहीं पे। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आगरा की बात करते हैं तो आगरा में 2-3 चीज़ें बड़ी फेमस है यहाँ पर जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहीं पर आपको मिल जाएगा, जैसे हमको लेंगे यहाँ पे आपको आराम बाग मिलेगा, आराम बाग जहाँ पर बाबर को पहली बार दफनाया गया था। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेहताब बाग मिल जाएगा, मेहताब बाग। तो मेहताब बाग में ही शाहजहाँ जो था अपने लिए एक क्या बनवाना चाहता था, ताजमहल बनवाना चाहता था। किस रंग का, तो काले रंग का बनवाना चाहता था। तो ये ताजमहल के जस्ट उस अपोजिट साइड में है मेहताब बाग। ठीक है, उसके अलावा तीसरे नंबर में आपका एतमादुद्दौला का मकबरा है, एतमादुद्दौला का क्या है, मकबरा है। तो इसको जो बात करते हैं नूरजहाँ, तो नूरजहाँ ने बनवाया था, एतमादुद्दौला के मकबरे को बनवाया था नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, जैसे मिर्ज़ा गियास बेग इनका पूरा क्या है, नाम है। और पिट्रा ड्यूरा तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, तो एतमादुद्दौला के मकबरे में क्या हुआ था, यानी कि फर्स्ट टाइम किसका, तो पिट्रा ड्यूरा तकनीकी का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। ठीक है, इसी मकबरे में किया गया था। ठीक है, तो पिट्रा ड्यूरा तकनीकी का मतलब होता है कि जो उनकी दीवारें हैं उन दीवारों में मतलब क्या कहते हैं, हीरा और जवाहरात जैसे मतलब कीमती पत्थरों को जड़ा गया था, जो वर्तमान समय में इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब निकाल लिया गया है अंग्रेजों द्वारा। अगला है कि कबीर दास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पे, मगहर में, श्रावस्ती में, वाराणसी में या काशी में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाता है, कौन सा होगा, मगहर हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा, मगहर हो जाता है। देखिएगा मगहर कहाँ पड़ता है, तो संत कबीर नगर एक जिला है वहाँ पर है। ठीक है, तो संत कबीर नगर जिला। ठीक है, यहीं पर देखेंगे तो यहीं पर आपका एक शहर पड़ता है, कौन सा, मगहर। मगहर कौन सा पड़ेगा, मगहर। ठीक है, और मगहर में ही देखा जाएगा तो कबीर का क्या हुआ, निधन हुआ था, कबीर का निधन हुआ था आमी नदी के तट पर, आमी नदी के तट पर क्या हुआ, निधन हुआ था मगहर में। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बनेगा कि जो संत कबीर नगर है इसका जो मुख्यालय है वो क्या लगता है, मुख्यालय। अगर मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं
तो इसका मुख्यालय है कौन सा? खलीलाबाद। तो खलीलाबाद इसका मुख्यालय है किसका? संत कबीर नगर का। ठीक है, संत कबीर नगर का क्या है? मुख्यालय। इसके अतिरिक्त संत कबीर नगर में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा लहुरा देव। लहुरा देव, ठीक है। तो जो लहुरा देव है ये इसको बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी नवीनतम खोजों के आधार पर अगर बात करें कि नवीनतम खोजों के आधार पर चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव से मिला है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपका इलाहाबाद का जो कोल्ढिवा है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो देखा जाए तो लगभग 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, वहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संत कबीर नगर जो जिला है उसका मुख्यालय खलीलाबाद है और यहाँ पे मगहर जगह पड़ता है जहाँ पर संत कबीर का क्या हुआ? निधन हुआ। और निधन वो किस नदी के किनारे हुआ? तो आमी नदी के किनारे हुआ। ये भी सवाल आपसे बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ललितपुर, मिर्ज़ापुर, महोबा या चंदौली? तो जो सही आंसर है आपका वो है कौन सा? महोबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महोबा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है ना कजली महोत्सव या कजली मेला की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल अगर कुछ ऐसे दिया हो कि कजरी लोकगीत की बात करेंगे तो देखो मिर्ज़ापुर में जो फेमस है आपका क्या है? वो कजरी लोकगीत है, ठीक है। लोक गीत फेमस है, जबकि ये कजली क्या है? महोत्सव है या फिर मेला है? तो ऐसे याद रखना जो कजली महोत्सव, ठीक है, क्या है? महोत्सव या मेला, तो महोबा हो जाएगा। महोत्सव महोबा। जबकि कजरी लोकगीत की बात करेगा तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। और कजरी लोकगीत जो है वो ऋतु वर्षा मतलब वर्षा ऋतु की गीत है, मतलब ये वर्षा में गाया जाने वाला क्या एक फेमस लोकगीत है। बाकी उसके अलावा देखेंगे तो देखो महोबा से और एक सवाल आपसे बहुत ही अच्छा बनता है महोबा कि महोबा का ही फेमस है आपका कौन सा? तो आल्हा लोकगीत, ठीक है। आल्हा लोकगीत यही का क्या है? फेमस है, ठीक है। बाकी महोबा देखा जाएगा तो हमारे यूपी में ये पान की खेती के लिए फेमस है। पान की खेती की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर महोबा में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहीं पे क्या है? पान अनुसंधान, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्या है? केंद्र है। यहीं पे क्या है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। तो यहाँ पर जो पान से संबंधित जो प्रजातियाँ हैं, ठीक, या कह सकते हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए या उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का ये काम होता है, ठीक है। तो ये महोबा से ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यान रखना कि महोबा में ही कि यूपी में अगर आता है कि सूर्य मंदिर किस ज़िले में है? तो यूपी में सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे है? महोबा में है। कहाँ पे हो जाएगा? महोबा में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए चंदौली की बात करते हैं तो चंदौली को हम लोग क्या कहते हैं कि यूपी में इसे क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूपी में धान का कटोरा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यूपी का पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा वो यहीं पे है, ठीक है। यानी कि चंद्रप्रभा आपका क्या है? वन्य जीव अभयारण्य यहीं पे है, जो कि कब स्थापित हुआ था? 1957 में हुआ था। तो यूपी का पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कब स्थापित हुआ? 1957 में हुआ। तो चंद्रप्रभा एक नदी है, ठीक है। चंद्रप्रभा एक नदी है जो कि कर्मनाशा नदी की क्या है? क्या सहायक नदी है, तो वो चंदौली में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक सवाल आपसे ये बनेगा, ये ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का क्या है? दशावतार मंदिर है, जो कि गुप्त कालीन है। किस काल का है? गुप्त कालीन का है, और जो कि क्या है?
पंचायतन शैली में ये निर्मित किया गया है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत देखा जाए तो यूरेनियम और प्लेटिनम भी अल्प मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? ललितपुर में। और ललितपुर सबसे कम जनघनत्व वाला यूपी का क्या है, ये जिला भी बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बाबर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? बाबर हो जाए। ठीक है, अयोध्या और संभल में मस्जिदों का निर्माण मुगल शासक बाबर ने करवाया था। लेकिन अगर देखेंगे तो जो आपका अयोध्या में ही जो बाबरी मस्जिद है, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है, निर्माण वो बाबर का एक सेनापति था। बाबर का सेनापति मीर बाकी ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। किसने? मीर बाकी ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो मीर बाकी ने निर्माण कराया था अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिएगा जो बाबर से और अगर थोड़ा सवाल देख लिया जाए तो बाबर से सवाल आपसे ये बन सकता है कि बाबर भारत में क्या था? तो पहला ये क्या है? तो मुगल शासक है। ठीक है, पहला क्या है? मुगल शासक ये माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाबर से लेकर सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में मृतिका, मृतिका मतलब क्या हो गया? मिट्टी। ठीक है, मृतिका द्वारा निर्मित मूर्तियों का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, सवाल क्या है कि गुप्त काल में मृतिका द्वारा निर्मित मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये है आपका बरेली, वाराणसी, गोंडा, बहराइच। ठीक है, या फिर सभी। तो ये क्या हो जाएंगी? ये क्या है आपका? सभी हो जाएगा। यानी कि इन जिलों में अगर देखा जाए तो इन जिलों में सारी जगहों से क्या हुआ है? आपसे मृतिका द्वारा निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त की गई हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिएगा, जब गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में हमने पढ़ा था कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यानी मंदिर बनना शुरू कब हो गए? तो गुप्त काल में बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, गुप्त काल में बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की जैनी शैली का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ है? आगरा, मथुरा, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखा है जैनी शैली। ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है ये जैनी शैली। तो इसका जो संबंध रहा है वो कहाँ रहा है? तो मथुरा से रहा है। ठीक है, क्योंकि मथुरा जो है ना वो आप देखेंगे कुषाण वंश के शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, जो मथुरा है तो ये जो आपके कुषाण वंश के, ठीक है, शासक कनिष्क कि ये क्या रही है? दूसरी राजधानी। ठीक है, दूसरी क्या रही है? ये राजधानी है। ठीक है, ये क्या रही है? दूसरी राजधानी है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए सबसे पहले सवाल आपसे ये बन सकता है कि एक मथुरा शैली भी पूछा जाता है कि मथुरा शैली, तो मथुरा शैली का भी विकास इसी कुषाण वंश के समय हुआ था और मथुरा शैली में ही बुद्ध की पहली प्रतिमा बनाई गई थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा, वो भी कैसी? तो खड़ी प्रतिमा, खड़ी अवस्था में प्रतिमा बनाई गई थी, सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कुछ डाटा फिर यहाँ से आपसे मिल सकता है, आगरा से मिल सकता है। तो हमने पढ़ा है कि आगरा की अगर बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं तो इसका कब? 1504 में। कौन कराएगा? तो ये कराएगा सिकंदर लोदी। कौन कराएगा? सिकंदर लोदी कराएगा। और ये अपनी राजधानी कब बनाएगा? तो अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी बनाएगा 2 साल बाद, यानी कि 1506 में। ठीक है, कब बनाएगा? 1506
6 में ये बनाएगी, अपने राजधानी बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डाटा आप किससे ज़्यादा रख सकते हैं, आगरा से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगरा में आप देखेंगे तो आगरा में जो आपका ताजमहल है, ताजमहल है। ठीक है, और जो आपका यहीं पे आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी है, ये तीनों आपके क्या है, ये यूनेस्को साइट्स हैं हमारे यूपी में। तो ये क्या है, तीनों यूनेस्को साइट है, यानी हमारे यूपी में कुल मिला के 3 क्या है, यूनेस्को साइट्स हैं, और तीनों कहाँ हैं, वो तीनों आगरा में है। तीनों कहाँ, आगरा में है, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। तो ये जो ताजमहल है ये यूनेस्को की सूची में 1983 में क्या होता है, शामिल होता है, और ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला क्या हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की राजपूत शैली का विकास मुख्यतः किस वंश के राजाओं द्वारा हुआ था, चंदेल वंश, हर्यक वंश या पाल वंश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है, चंदेल वंश। देखो जो चंदेल वंश थे ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शासन था। बुंदेलखंड या बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, जेजाक भुक्ति। ठीक है, आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो पुराना नाम है ये नाम था जेजाक भुक्ति। ठीक है, जेजाक भुक्ति, ये इसका क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, पुराना इसका क्या है, नाम है या प्राचीन नाम है। ठीक है, तो जो चंदेल वंश के शासक ने शासन किया वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया था, जबकि चंदेल वंश के अगर संस्थापक की अगर पूछता है सवाल कि इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे नन्नुक। ठीक है, नन्नुक ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, संस्थापक ये माने जाते हैं। ठीक है, और देखेंगे इसकी राजधानियों की बात करें तो राजधानी चंदेल वंशों की जो राजधानी रही है वो लगभग एक खजुराहो इनकी क्या रही है, राजधानी रही है। ठीक है, और पाल वंशों में देखा जाए तो पाल वंशों में एक शासक आते हैं कौन, धर्मपाल। ठीक है, नाम सुना होगा, इनमें एक शासक कौन है, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। तो देखो जो धर्मपाल है ना, तो धर्मपाल ने क्या किया था, बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था। तो पाल वंश जो शासन करते थे वो लगभग वही पश्चिम बंगाल क्या क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है, मथुरा शैली, बुंदेली शैली, कंदरा शैली, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ब्रज क्षेत्र किससे संबंध रखता है, मथुरा से रखता है। ठीक है, कहाँ से रखता है, मथुरा से संबंध रखता है। ठीक है, तो मथुरा शैली का एक अन्य नाम है कौन सा, ब्रज शैली। ठीक है, ब्रज शैली। हालांकि यहाँ पे जो कंदरा लिखा हुआ ये कांधार शैली होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होना चाहिए, तो कांधार शैली इसे, तो ये हम लोग गांधार शैली। ठीक है, ठीक है, गांधार शैली। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे तो कनिष्क के समय ही इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो ब्रज क्षेत्र, अच्छा देखेंगे अभी आपने सुना होगा कि ब्रज जब क्षेत्र की बात करते हैं ब्रज क्षेत्र, तो ब्रज क्षेत्र का सीधा मतलब हम लोग किससे लगाते हैं, तो मथुरा या मथुरा के आसपास क्षेत्रों को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है फेमस, और वो कौन सा है, तो चरकुला। कौन सा है, चरकुला। तो चरकुला का मतलब होता है पिंजरा। चरकुला का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है। ठीक है, क्या होता है, पिंजरा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महिलाएं क्या करती हैं कि 108 दीपकों को जलाकर अपने सिर पर रखकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शैली को आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है, कंदरा शैली, मिर्ज़ापुर शैली, मुगल शैली, या सरकी शैली।
तो जो इसमें 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा आपका, मुगल शैली, ठीक है ना, मुगल शैली। तो मुगल शैली को हम लोग आगरा शैली भी कहते हैं। और इसका जो नींव जिसने डाला, इसकी जो नींव डाला वो किसने, तो हुमायूं ने डाला था, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं द्वारा डाला गया था, ठीक है। तो आपने देखा कि आगरा शैली या फिर जो मुगल शैली है इसकी नींव कौन डाल रहा है, तो हुमायूं डाल रहा है। जबकि आप देखेंगे कि जो चित्रकला की जो नींव पड़ेगी वो हुमायूं के समय पड़ेगी, चित्रकला की जो नींव पड़ेगी वो हुमायूं के समय पड़ेगी। उसके अलावा देखेंगे जो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे जो पहुंचेगी वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। सर की शैली की बात करते हैं तो देखिए, सर की शैली का हम लोग बात करते हैं तो सर की शैली में ही तो बना है कौन सा, अटाला मस्जिद बना है, ठीक है, अटाला मस्जिद बना है किस शैली में, तो वो बना है सर की शैली में, ठीक है। बाकी लखनऊ शैली में क्या बना है, तो लखनऊ शैली का सबसे प्रमुख नमूना कौन सा है, तो बड़ा इमाम बाड़ा। कौन सा बना है, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। तो बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, जिसका निर्माण कब होता है, 1784 में। किसके द्वारा, तो असफुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा, असफुद्दौला के द्वारा। कब, तो 1784 में। कब होगा, 1784 में होगा। बाकी आगरा शैली में क्या बना है, तो आगरा शैली में बना है, हमने देखा है कि आगरा शैली में जो बना है वो ताजमहल बना है, ठीक है, ताजमहल बना है। तो आगरा शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है, तो ताजमहल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था, ठीक है। मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था, मौर्य, कुषाण या गुप्त। तो हालांकि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, गुप्त काल में शुरू हुआ था। हमने इस तरीके से कुछ देख रखा है कि अगर भारत के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा हमने किया है कि अगर जो नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर मंदिर निर्माण कला की शैली है कौन सी, तो नागर शैली। तो नागर शैली के मंदिर कहाँ बनाए गए हैं, तो नॉर्थ इंडिया में बनाए गए हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक शिखर होता है। क्या होगा, शिखर होता है, ठीक है। फिर उसके अतिरिक्त देखिएगा जो भारत के मिडल वाले भाग में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर किस मंदिर शैली का बना है, तो यहाँ बना है आपका वेसर शैली। कौन सा, वेसर शैली, वेसर शैली, ठीक है, वेसर शैली के मंदिर बने हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपके द्रविड़ शैली के मंदिर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर कैसे होते हैं, तो ये होते हैं पिरामिड नुमा होते हैं, यानी कि आधार चौड़ा होगा और जो शीर्ष होगा वो पतला होगा। जैसे अगर हम बात करें तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ही बना है, ठीक है। बाकी इन दोनों का जो मिश्रण है वो आपका वेसर शैली है, ठीक है। कौन सा, वेसर शैली है। वेसर शैली में देखा जाए तो ये आपका एक लिंगराज मंदिर आपने सुना होगा उड़ीसा में, ठीक है, लिंगराज मंदिर। तो ये वेसर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। बाकी नागर शैली में देखा जाए तो बहुत सारे मंदिर हो जाएंगे। जैसे अयोध्या में अभी बना था कौन, राम मंदिर, ये नागर शैली में ही तो बना है। वैष्णो माता मंदिर नागर शैली में बना है, ठीक है। तो राम मंदिर, तो ये किस काल में शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार चवन सिंह किस जनपद के निवासी थे, बनारस, प्रयागराज, बरेली या मेरठ। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है मेरठ, ठीक है। क्या है, मेरठ। तो मेरठ से देखेंगे तो मेरठ से कई सारे लोग आते हैं, ठीक है। मेरठ से अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरठ में ही अब देखेंगे तो आपके जो
चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो उनका भी संबंध कहाँ रहा है, मेरठ से रहा, जो भारत के 5वें नंबर के पीएम रहे। अच्छा, अभी आपने एक सवाल पढ़ा था करंट अफेयर में, हमने बताया था कि अभी 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। और अभी देखा कि जो आदित्य योगी नाथ हैं, इन्होंने कितने, तो 51 किसानों को फ्री में ट्रैक्टर उपहार दिया था इनकी जयंती पर ही। तो कितने, 51 ट्रैक्टरों को किसानों को उपहार दिया था इनकी जयंती पर, किसके, तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ठीक है, तो मेरठ जो है, मेरठ में बहुत ही फेमस एक स्थान है, कौन सा, सरधना। ठीक है, सरधना मेला यहीं पे लगता है। ठीक है ना, बाकी 9 चंदी मेला भी कहाँ लगेगा, यहीं पे लगता है, मेरठ में लगता है। ठीक है, मेरठ की अगर बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रांति नगरी। क्रांति नगरी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति जो बात करते हैं 10 मई 1857 को कहाँ शुरुआत होता है, मेरठ से ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयागराज से कौन कौन से व्यक्ति इसमें आते हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ होता है, प्रयागराज में। हरि प्रसाद चौरसिया जो कि क्या है, बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, इनका संबंध किससे है, तो बांसुरी वादन से है। इसके अलावा जो आप कहते हैं मेजर ध्यानचंद, वो भी कहाँ के हैं, प्रयागराज से ही रेड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो जो मदन मोहन मालवीय हैं वो भी प्रयागराज से ही आते हैं। ठीक है, वो भी प्रयागराज से ही आते हैं। बनारस से अगर देखा जाए तो बनारस से आपके कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद ये हैं। इसके अलावा जय शंकर प्रसाद, ये भी कहाँ से आते हैं, ये भी बनारस से ही आते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोग हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है गुप्तकालीन संस्कृति, मौर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। कौन सा, हड़प्पा संस्कृति। अब देखो जो आलमगीरपुर है, या फिर थोड़ी सी अगर बात इस तरीके से किया जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है वो आलमगीरपुर ही तक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक केवल है, केवल मेरठ तक ही है, उसके बाद में नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, तो ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ता है मेरठ में। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के क्या है, किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर, ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का ये क्या है, पूर्वी विस्तार है। क्या है, पूर्वी विस्तार है। ठीक है, पूर्वी विस्तार है। और आलमगीरपुर से हमने देखा है कि यहाँ पर कपास की खेती का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, तो आलमगीरपुर से होता है। ठीक है, तो आलमगीरपुर की अगर बात करें, इसका जो खनन कार्य है वो यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1958 में क्या हुआ था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार माना जाता है, कौन सा, आलमगीरपुर माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको ध्यान रखना है। अगर थोड़ी सी और इस पर अगर बात करते हैं तो थोड़ा आप देखेंगे नए स्लाइड पे देखते एक बार कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना वो कैसा, लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। कैसे माना जाता है, लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। और इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार का हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो
ये वाला हिस्सा है, या कुछ इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अगर देखेंगे पूर्वी विस्तार कहाँ पर है, पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो वो कहाँ पे है, आलमगीरपुर। कौन है, आलमगीरपुर। कहाँ पे है, तो मेरठ में। किस नदी के किनारे, तो नदी कौन सी है, हिंडन हो जाएगी। ठीक है, नदी कौन सी हो जाएगी, हिंडन। और इसका दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है, तो इसका दक्षिणी विस्तार है, आखेंगे देखेंगे तो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और ये अगर नदी की बात करते हैं तो नदी ये हो जाएगी कौन सी, तो ये कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी नदी है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि गोदावरी की जो सहायक नदी है उसका भी नाम यहाँ पर दे देता है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी उसका नाम दे देता है, नहीं तो गोदावरी ही नदी आती है। ठीक है, उत्तरी विस्तार का बात करें तो उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, तो ये आपको मिल जाएगा इस वाले क्षेत्र में, मांडा। कौन सा होगा, मांडा। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी भी कहते हैं। ठीक है, अश्किनी। ठीक है, अश्किनी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार पूछेगा तो मांडा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। और अगर दक्षिणी विस्तार कहेगा तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी वैसे इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो वो परवरा नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, परवरा हो जाएगी अगर नहीं दिया हुआ था। जो पश्चिमी विस्तार है वो सुतकांगे डोर है, सुतकांगे कांगे डोर है। और ये पाकिस्तान में यानी कि पाक में। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो ये दासक नदी के तट पर है। तो ये इसको सबको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 1911, 1912, 1915, 1918। तो सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा, 1911। तो आधुनिक चित्रकला का जो विस्तार है या फिर कह सकते हो उसका प्रारंभ है वो 1911 से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला के जो कह सकते हैं जनक हैं वो माने जाते हैं असित कुमार हलदार। ठीक है, कौन से थे, असित कुमार हलदार माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम कुछ प्रमुख चित्रकारों की अगर बात कर लें, प्रमुख चित्रकार की अगर बात कर लें तो आपको ध्यान रखना होगा, एक चित्रकार का नाम आएगा किसका, तो अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इनकी बड़ी फेमस भारत माता पेंटिंग है, भारत माता पेंटिंग, ये इन्हीं की है, इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके अलावा एक नाम आता है राजा रवि वर्मा, ये भी क्या चित्रकार हैं और ये कहाँ के, केरल के हैं, तिरुवनंतपुरम के हैं। इनका भी बड़ी फेमस नाम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चित्रकारों में एक नाम आता है आपका गोरखपुर की क्षेत्र की एक महिला है, उनका नाम इसमें आएगा अमृता शेरगिल। ठीक है, नाम क्या आएगा, तो नाम आएगा अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। तो ये यूपी क्षेत्र की हैं, गोरखपुर की हैं। हालांकि इनका जन्म हंगरी में होता है, जन्म कहा था हंगरी में होता है, इनका संबंध गोरखपुर से माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से होता है, तो 1911 से होता है। ठीक है, 1911 से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है, जौनपुर, लखनऊ, आगरा या बनारस। ठीक है, तो अटाला मस्जिद जो है वो कहाँ पे है, जौनपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर को ध्यान रखिएगा। जौनपुर से एक सवाल आपसे बनता है कि जौनपुर में देखेंगे तो ये गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। बाकी अटाला मस्जिद के अगर निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी या फिर कह सकते हैं कि 1408 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा, तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। तो सरकी वंश
का शासन कहाँ था? जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर में ही आपको मिलेगा शीतला चौकिया धाम, शीतला चौकिया धाम जौनपुर है। तो जौनपुर कह सकते हैं फेमस है अपने मूली उत्पादन के लिए, या उसके कह सकते हो कि जो साइज है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे मूली जौनपुर में, ठीक है। ठीक है, जौनपुर देखेंगे तो जौनपुर में देखेंगे कि यूपी में सर्वाधिक ये क्या है? लिंगा अनुपात वाला भी जिला है, यानी कि सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो यहीं पे है, ठीक है। सबसे अधिक यूपी में सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? तो आपका यही मिलेगा जौनपुर में, ठीक है। तो जौनपुर के बाद में आजमगढ़ आ जाता है। तो ये डाटा आपको जौनपुर से इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अतरौली घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? अतरौली घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? काले खां, चांद खां, एक और दोनों सही हैं, या करीम खां, ठीक है। तो इसमें देखो सही आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? एक और दो, दोनों। तो अतरौली घराना कहाँ पे है? यूपी किस जिले में है? तो अतरौली घराना का जो संबंध रहा है वो रहा है आपका अलीगढ़ से, ठीक है। तो अलीगढ़ में क्या आपका क्या है? तो अतरौली घराना है, ठीक है। अतरौली घराना है, ठीक है। बाकी इन दोनों व्यक्तियों का जो संबंध रहा है वो रहा है जूनागढ़ रियासत से। कहाँ से? तो जूनागढ़ रियासत से, जूनागढ़ रियासत से। तो जूनागढ़ रियासत से संबंध रहा है इन दोनों लोगों का, और इन्होंने ये संस्थापक माने जाते हैं किसका? अतरौली घराने का ये संस्थापक माने जाते हैं। और नीचे देखो ये जो ऑप्शन नीचे दिया है ना, ये आपका अब्दुल करीम खां। तो जो करीम खां है ये किराना घराना है, ये किराना घराने का इनको क्या माना जाता है? इनको संस्थापक माना जाता है, संस्थापक। लेकिन आप देखेंगे एक बात और कि यहाँ पर जो आपका ये घराना है किराना घराना, यहाँ से बहुत ही फेमस व्यक्तियों के नाम हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे देखिएगा पंडित जो आपके भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी, ये इसी घराने के हैं, ठीक है, इसी घराने के हैं। इसके अलावा जो प्रभा अत्रे, ठीक है, प्रभा अत्रे का संबंध कहाँ रहा है? इसी घराने से रहा है। इसके अलावा गंगूबाई हंगल, ठीक है, गंगूबाई हंगल का संबंध भी किससे रहा है? तो उनका भी संबंध किराना घराने से रहा है। इसके अलावा देखते हैं तो एक नाम आएगा हीराबाई वड़ोदकर, ठीक है, आदि। तो ये सभी व्यक्तियों का जो संबंध रहा है वो किस घराने से रहा है? तो वो रहा है आपसे किराना घराना से, ठीक है। और किराना घराना यूपी के किस जिले से संबंध है इसका? किराने घराने से ये है कहाँ पे? तो ये है वर्तमान में अगर देखा जाए तो किराना क्या है? किराना एक तहसील पड़ती है। किराना क्या है? एक तहसील पड़ती है जो कि शामली ज़िले में है, लेकिन पहले ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर में था, ठीक है, मुजफ्फरनगर जिला, ठीक है, वो यूपी, ठीक है। यहाँ पे इस घराने का संबंध मुजफ्फरनगर जिले से है, ठीक है। तो इसको आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखो भैया सवाल कि किराना घराने का जनक किसे माना जाता है? बंदे अली खां, करीम खां, वहीद खां या चांद खां? इसमें से सही आंसर आपका क्या है? तो देखो किराना घराने का संबंध अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो इसमें दे रखा है, तो वैसे तो इसमें वास्तविक संस्थापक में जो नाम आता है वो करीम खां का आता है, ठीक है ना, करीम खां का आता है। लेकिन इसमें बंदे अली खां भी दे रखा है, तो इसमें आपका बंदे अली खां सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें वास्तविक संस्थापकों में देखा जाए तो करीम खां नाम आएगा इसमें, ठीक है। तो किराना घराना कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि एक सवाल आता है आपका अजराड़ा, ठीक है, नाम आएगा अजराड़ा घराना का संबंध किस जिले से रहा है? तो ये रहा है मेरठ से। किससे रहा है? मेरठ से।
और ये घराना बड़ी फेमस है तबला वादन से, ठीक है, तबला वादन से, ठीक है, तबला वादन से रहा है अजराना घराना का संबंध यहाँ से रहा, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? आगरा, मथुरा, लाहौर या दिल्ली, ठीक है। तो ये पूछा है कि संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, आगरा, मथुरा, लाहौर या दिल्ली। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये बनेगा कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने संगीत पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसी के काल में संगीत का जो कह सकते हैं कि विस्तार था वो ज़्यादा हुआ भी था, ठीक है। तो वो कौन था, तो औरंगजेब था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब ने संगीत पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और औरंगजेब जो है ये अगर बात करते हैं तो ये स्वयं क्या था, तो वीणा बजाने में क्या था, दक्ष था, यानी कि निपुण था, यानी स्किल्ड था। तो इसके समय में, ठीक है, तो मुगल काल में जो संगीत यानी म्यूजिक का जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है वो कौन सा रहा है, आगरा रहा है, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे तो मुगल काल में जो स्थापत्य कला की हम लोग बात करते हैं तो वो मथुरा जो शैली है वो में उसका फेमस रहा है, ठीक है ना। जो हम लोग आगरा शैली को हम लोग मुगल शैली भी कहते हैं। तो जिसका शुरुआत किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था, इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अब चलेंगे अगला सवाल जो होगा, और आज का क्या होगा, अंतिम सवाल होगा, उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या अथर्ववेद को, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो तो आपका कौन सा है, सामवेद है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सामवेद है, ठीक है। तो ऐसे लगा लेंगे, संगीत से क्या हो गया, तो संगीत यानी सामवेद, संगीत क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है उसमें देवताओं का स्तुति है, देवताओं की क्या स्तुति है, स्तुति मतलब इनकी प्रशंसा की गई है, स्तुति में मंत्र है, स्तुति में मंत्र लिखे गए, इसमें मंत्र लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जो सामवेद है तो ये इसमें तो क्या है, इसमें संगीत है, इसमें क्या है, संगीत है। यजुर्वेद देखा जाएंगे तो इसमें तो क्या है, कर्म कांड का क्या है, उल्लेख है, कर्म कांडों का क्या है इसमें उल्लेख है। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद अगर देखा जाए तो इसमें ये कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय, ठीक है, सबसे लोकप्रिय व नवीनतम वेद है, ठीक है, वेद है, या अंतिम वेद भी कह सकते हैं, इसे अंतिम वेद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अथर्ववेद है, इसमें देखेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भूत प्रेत जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख मिलता है, आदि का उल्लेख इसमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और देखेंगे किन किन वेद को मिलाने से वेद त्रयी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को मिला जाए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। तो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पुराना वेद की बात करेंगे तो कौन सा, ऋग्वेद है। कौन सा है आपका, ऋग्वेद क्या है, ये सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना है। और नवीनतम कौन है, तो नवीनतम आपका
अथर्ववेद है, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा हुआ है। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने लिखा है। तो वेदों का जो संकलन है, वेदों का जो संकलन है वो किसने किया है? तो वेदों का जो संकलन है वो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया है। तो अगर देखा जाए कि वेदों का संकलन किसने किया है, संकलन किसने किया है, तो एक कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इन्होंने किया। ठीक है, संकलन इन्होंने किया है। तो जो आपके वेद लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिए, ये सारे क्या हैं? ये सुनकर लिखे गए। कैसे लिखे गए हैं? ये सारे सुनकर लिखे गए हैं। तो पहले वेदों का जो ज्ञान हुआ करता था, तो गुरु एक दूसरे को, अपने शिष्यों को वो सुनकर मतलब बोलकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तो ये मतलब लिखित उस समय नहीं हुआ करता था। बाद में लिखित या उसका वेदों का संकलन किसने किया है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया है। और इनका नाम वेद व्यास इसलिए पड़ गया क्योंकि वेदों का इन्होंने क्या किया? संकलन किया है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास पड़ गया। ठीक है, वेद व्यास पड़ गया। तो ये आज के क्या थे? आज के आपके ये 25 क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।